सो हेलो गाइस। तो क्रैश कोर्स जावा का ये तीसरा पार्ट है, ठीक है। सो हम आशा करते हैं इसके बाद दो तीन और लेक्चर हों, उसके ज़्यादा नहीं खींचेंगे हम इसको। तो बात ये है कि आज के टॉपिक्स जो कवर होने वाले हैं वो हैं एरे ऑफ नॉन प्रिमिटिव। जी हाँ, मैंने अभी तक प्रिमिटिव टाइप का तो एरे बनाया था, मतलब एरे फॉर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव यानी कि इंटीजर होल्ड करने के लिए या फ्लोट के लिए भी सिमिलर तरीके से जैसे पिछले वीडियो में बनाया। डबल या बूलियन कुछ भी हम जो प्रिमिटिव टाइप्स के डेटा हैं उनके लिए एरे बना सकते हैं नॉर्मली। बट सवाल ये उठता है कि क्या नॉन प्रिमिटिव के लिए भी एरे बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ एरे ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, तो मैं यहाँ पे ये भी कह रहा हूँ कि एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स बेसिकली। मैं दोनों ही बातें अगर आपसे कहूँ तो दोनों ही बातें सेम ही हैं, बस कहने का तरीका अलग है। नॉन प्रिमिटिव यानी कि ऐसे डेटा टाइप जो कस्टम होते हैं ना, यानी कि कस्टम डेटा टाइप की वैल्यूज़ को होल्ड करना, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट्स का एरे बन सकता है क्या, जो ऑब्जेक्ट कस्टम डेटा टाइप के हैं हमारे, या वेरिएबल जो है कस्टम डेटा टाइप के हैं। तो हाँ, बिल्कुल बन सकता है, ये बना के देखेंगे। उसके बाद हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट क्लास क्या है। इसके बारे में बहुत कम लोग बताते हैं, तो ठीक है, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है ये भी। एंड आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बेसिक में आता है क्योंकि ये, लेकिन लोग इसको मिस कर देते हैं बताना। तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्ट क्लास क्या है। जावा में एक क्लास है ऑब्जेक्ट नाम से। जी हाँ, ऑब्जेक्ट हम इतनी देर से कर रहे हैं, और बेसिकली ऑब्जेक्ट नाम से एक क्लास भी है जावा में। वो क्लास क्या है, क्यों है, ठीक है, उसका देखेंगे, क्यों हमें ज़रूरी है इसके, थोड़ा उसके बारे में जानना। उसके बाद एरे देख लिया, ऑब्जेक्ट क्लास देख लिया। ऑब्जेक्ट क्लास देखो, एरे के ठीक बाद एरे लिस्ट नहीं लिया मैंने। यहाँ पे ऑर्डर मेंटेन रखा, ऑर्डर जो है मैटर करता है। ऑब्जेक्ट क्लास पहले देखेंगे, उसके बाद एरे लिस्ट को देखेंगे। उसके बाद हम जो मोस्ट बेसिक एंड द यूजफुल जो डेटा टाइप है नॉन प्रिमिटिव में, वो है स्ट्रिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम आप इसके संग डील करोगे ही करोगे स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ, तो इसके बारे में देखेंगे। स्ट्रिंग एक क्लास है जावा में जो कि कस्टम डेटा टाइप प्रोवाइड कराता है, जिसका नाम रखा गया है स्ट्रिंग। जो कि स्ट्रिंग आपको पता है वैसे कैर ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ठीक है। एंड उसके बाद हम देखेंगे पैकेजेस। पैकेजेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसके अंदर आपको कस्टम पैकेजेस बनाने होते हैं। मल्टीपल पैकेज आप उसको बनाते हैं, तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए पैकेज क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अब वीडियो को, बहुत हो गई बकवास, तो टर्मक्स में चलते हैं। ओके, एक क्लास बनाते हैं एरे ऑफ नॉन प्रिमिटिव नाम से, ठीक है। और नई नई क्लास बनाने वाले हैं, क्लास एरे ऑफ नॉन प्रिमिटिव। अच्छा, एक डी एन डी पहले लगा लेता हूँ। ओके देन कूल, डी एन डी लगा हुआ है, तो उसका थोड़ा सा जूम करते हैं। नाउ एरे ऑफ नॉन प्रीमी, अच्छा स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो गई हो मुझसे प्रीमिटिव की तो इग्नोर करना, ठीक है। वो क्या करना है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो क्या हो गया। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद वही स्ट्रिंग। नाउ अब आप समझ गए होंगे ये जो स्ट्रिंग आर्क्स हम लिखते थे बेसिकली ये है क्या। अब आप समझ गए हो ना, एरे का सिंटैक्स है, ठीक ठीक। वैसे चलो अभी आप यहाँ बनाएंगे भी हम ऐसे ही एक एरे। तो ओके, तो अभी तक हमने एरे बनाया, कैसे कैसे बनाया प्रिमिटिव के लिए, इस तरीके से बनाया एरे, ठीक है। एरे नेम सिंपल है, एरे बना लिया, मतलब डिक्लेयर किया है, कंस्ट्रक्शन या इनिशियलाइज तो नहीं किया, बट अभी डिक्लेयर किया, चलो ठीक है। या चलो बना ही लो पूरा, इनिशियलाइज भी कर दो, मतलब कंस्ट्रक्ट कर लो इसको, या कंस्ट्रक्शन स्किप कर सकते हो, इनिशियलाइज कर दो डायरेक्टली इसको, ठीक है। एक ही एलिमेंट दे रहा हूँ मैं इसमें बस, और कुछ नहीं। एक इसका लेंथ यानी कि एक ही है। अब अच्छा, एरे में एक फील्ड है, वो मैं बता दूं आपको। एक फील्ड है, यूं कह सकते हो उस फील्ड मतलब उसका इंस्टेंस वेरिएबल है, वो है ये लेंथ, जिसको आप एक्सेस कर सकते हो, मतलब डायरेक्टली नहीं, मतलब एरे नेम से। मतलब आपका जो वेरिएबल है, या ऑब्जेक्ट कह लो, वेरिएबल कह लो, एरे, आप इसको कुछ इस तरीके से एक्सेस कर सकते हो। मैं प्रिंट कराता हूँ, एरे नेम डॉट लेंथ, ठीक है। तो अभी कोड को सिंपल कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं क्या मिल रहा है। अभी नॉन प्रिमिटिव की बात की नहीं मैंने। ओके, एरे ऑफ, ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं। जावा एरे ऑफ
नॉन प्रिमिटिव। तो 1 देखा, लेंथ 1 है, जी हाँ बिल्कुल लेंथ 1 है, क्योंकि एक ही तो एलिमेंट है तो एक ही 1 है। ठीक है, नाउ बात ये आती है कि चलो प्रिमिटिव के लिए बना लिया यहाँ पे। सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो फ्लोट्स के लिए भी ऐसे कुछ इस तरीके से बना सकता था। ठीक है, ठीक है, मैं सेकेंड एरे हो गया, ये सेकेंड एरे हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे ही मैं फ्लोट बूलियन किसी का भी बना सकता हूँ। तो क्या मैं कस्टम डेटा टाइप्स के लिए भी एरे बना सकता हूँ, यानी कि ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कराना हो, या हम मैं नॉन प्रिमिटिव कहूँ या कस्टम डेटा टाइप्स कहूँ, या यूँ कहूँ किसी कस्टम डेटा टाइप या कस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट्स को, उनके लिए क्या एरे पॉसिबल है? जी हाँ, उसका सिंटैक्स बहुत ही आसान है। सिंटैक्स कुछ इस तरीके से, क्लास, ठीक है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना होता, सेम जैसे पहले था, तो मतलब सेम ही सिंटैक्स है। देखो यहाँ पे रुको, सिंटैक्स सेम है कि नहीं? पहले सिंटैक्स क्या था, मैंने आपको बताया था, एक जनरल सिंटैक्स। जो जनरल सिंटैक्स था वो यह था कि टाइप हम लिखते थे कि भाई कौन सी टाइप की वैल्यूज़ को होल्ड करेगा ये एरे, फिर हम 2 ब्रैकेट्स लगाते थे, उसके बाद एक नाम दे देते थे इसको, भाई नाम तो देना ही पड़ता है हर चीज़ को, तो इसमें एक नाम दे दिया इसको, जिस एरे को। तो सिमिलरली अब इसमें भी क्या है, टाइप है यहाँ पे, अब भी तो टाइप ही है। टाइप में इंट, फ्लोट, ये प्रिमिटिव की मैं बात कर रहा था। अब सिमिलरली टाइप की जगह आप इंट जैसे लिखा, वैसे ही टाइप की जगह आप क्लास भी लिख सकते हो। क्लास मतलब क्लास नेम बेसिकली। क्लास क्या है, आपने कोई क्लास बनाई होगी, कस्टम डेटा टाइप ही तो है ना वो, तो कस्टम डेटा टाइप भी लिख सकते हो यहाँ पे। जो पहले से डेटा टाइप्स आपको जावा में मिलते हैं, इंट, फ्लोट, डबल, बूलियन, ये सब, तो वो तो लिख ही सकते हो। प्लस अगर आपने खुद का कोई कस्टम डेटा टाइप बनाया है, या जावा में भी कई सारे कस्टम डेटा टाइप्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग एक कस्टम डेटा टाइप ही है, जिसकी एक क्लास मौजूद है जावा में। तो उस टाइप का एरे बनाना हो तो यहाँ देखो, अब सिंटैक्स मिल नहीं रहा है। स्ट्रिंग एक टाइप हो गया जो कि कस्टम डेटा टाइप है, जाहिर सी बात है, नॉन प्रिमिटिव में आता है ये। उसके बाद 2 ब्रैकेट्स लगाए, उसके बाद एक नाम दिया गया है। तो क्या ये एरे की डिक्लेरेशन जैसा नहीं लग रहा है? जी हाँ, वही है ये। तो इसमें इसकी वैल्यू क्या होती है आरसी? दरअसल इसमें इसको हम देख लेंगे अगर टाइम बचा तो 1.5 घंटे के अंदर। अगर 1.5 घंटा पहले नहीं हो, उससे पहले हमने सारा कवर कर लिया, तो मैं यही बता दूंगा इसी वीडियो में, अदरवाइज तो नेक्स्ट में देख ही लेंगे। तो कहाँ पे थे हम? तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पे क्लास नेम आएगा, और उसके बाद वही आपका एरे नेम जो भी आप रखना चाहो। एंड सेम सिंटैक्स अगर आपको मतलब अगर इसको आपको कंस्ट्रक्ट करना है हाथ के हाथ, तो कर लेना ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे आपको साइज़ भी देना पड़ेगा भाई, जाहिर सी बात है, एंड विदाउट साइज़ काम नहीं चलेगा। उसके बाद इसको अगर साथ के साथ मतलब अगर फिर इसको इनिशियलाइज़ करना है इन फ्यूचर, तो कैसे करोगे वो देखते हैं अभी। देखो एक स्ट्रिंग का मैं बनाता हूँ यार, पहले तो मान लो स्ट्रिंग का एरे बना दिया मैंने, ओके। स्ट्रिंग का एरे बनाया माई स्ट्रिंग्स नाम से, ठीक। और इसको मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट भी कर देता हूँ, डिक्लेयर के साथ साथ कंस्ट्रक्शन साथ में। और कितने एलिमेंट्स होंगे, मान लो 2 एलिमेंट के लिए मैं बना रहा हूँ बस, ठीक। नाउ यानी कि लेंथ इस माई स्ट्रिंग्स की, ये जो एरे है इसकी लेंथ 2 हो गई है। यानी कि इंडेक्स वाइज मैं बताऊँ तो इसकी 0th प्लेस पे कुछ वैल्यू जाएगी और एक 1th प्लेस पे, ठीक है। 0 इंडेक्स एंड 1 इंडेक्स, क्योंकि 2 है ना। स्टार्टिंग जो इसके अंदर गिनती स्टार्ट होती है 0 से होती है, ये ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। और वैल्यूज़ कैसे हम देते थे, पिछली वीडियो में देखा होगा। एरे का नाम, एंड उसके बाद आप यहाँ पे आप इंडेक्स दोगे, किस इंडेक्स में आपको वैल्यू डालनी है, एंड यहाँ पे आप वो वैल्यू दोगे जो, जाहिर सी बात है, जिन तरह की वैल्यूज़ को होल्ड कराने के लिए आपने अपना एरे बनाया है, यानी कि इस टाइप की वैल्यू दोगे। और स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू मतलब स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग दरअसल कुछ नहीं है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। ये क्या है? ये स्ट्रिंग है भाई। डबल क्वाट्स के अंदर जो भी आप लिखने वाले हो जावा के लिए, ये एक स्ट्रिंग होगा। बात समझ में आई? और ये स्ट्रिंग आपने किसको दे दिया? इसको। इसके 0th प्लेस पर ये स्ट्रिंग पहुंच चुका है, ठीक है। सिमिलरली आप माई स्ट्रिंग्स के 1th प्लेस पर, यानी कि 1 इंडेक्स पे यूं कह लो, आप कुछ और भी सेकंड एनिमल दे सकते हो,
ठीक है, तो कुछ मीनिंगफुल रखते हैं। सेकंड एंड फर्स्ट, बहुत इजी है। और टर्मिनेशन साइन तो लगाना मत ही भूलना, हम लगाते ही हैं, आदत हो जानी चाहिए आपको। तो आई होप इट्स क्लियर कि मतलब कुछ खास तो नहीं है, मतलब जैसा पहले था वैसा ही है ना, बट टाइप में अब स्ट्रिंग आ गया है। पहले इंट था, तो अब स्ट्रिंग टाइप भी हमारे पास ऑलरेडी है। ऐसा स्ट्रिंग का कैपिटल एस है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, इसको ऐसे मत लिख देना स्मॉल लेटर में, एस कैपिटल है। अब बात ये हुई है, तो भाई स्ट्रिंग जो है कस्टम डेटा टाइप था, नॉन प्रिमिटिव था, जावा ने पहले से ही बना के रखा है हमारे लिए, हम जस्ट इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रेडी टू यूज़ रेसिपी है। अब क्या अपने भाई हमने भी तो खुद से कस्टम डेटा टाइप बनाते ही रहे, 24 घंटे जावा जब प्रोग्रामिंग करते हैं 24 घंटे हम यही करते हैं, खुद की क्लासेस बनाते हैं, यानी कि खुद के कस्टम डेटा टाइप्स बनाते हैं। क्या उनके लिए भी एरे बना सकते हैं ये? जी हाँ, क्यों नहीं, ये भी कस्टम ही तो है, बस जावा के बंदों ने पहले से बना के दिया है। अब आप भी एक जावा के बंदे और आपने खुद के लिए बना लिया, एक खुद की सहूलियत के लिए आपने खुद का कस्टम डेटा टाइप बनाया, तो उसका भी आप एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो बड़े ही आराम से। ये ज़्यादा दूर क्या जाना है आप, और कुछ किसका क्या, आप इसी टाइप का भी एरे बना सकते हो, एरे ऑफ नॉन प्रिमिटिव। जी हाँ, ये क्लास का नाम है, क्लास का नाम यानी कि ये हमारा कस्टम डेटा टाइप है, आप इसके लिए एरे बना सकते हो, माई कस्टम एरे, कस्टम एरे। एंड ऑफ कोर्स साइज तो देना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसको इनिशियलाइज करने वाला हूँ। अब सुनो, मैं इसमें एलिमेंट्स तो डाल रहा हूँ, ये चलो छोड़ो, पहले मैं कंस्ट्रक्ट ही कर लेता हूँ, कहीं खाम का आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। दो, इसका भी मैं 2 बना रहा हूँ। अब एक बात आई, माई कस्टम जो एरे है, इसको 0th प्लेस पे मैं क्या दूंगा, मतलब क्या, अगेन जब आपने इंट के लिए एरे बनाया तो आप उसको इंटीजर दे रहे थे, आपने स्ट्रिंग यहाँ पे टाइप में स्ट्रिंग लिखा है तो आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज दे रहे हो। सिमिलरली आपका यहाँ पे टाइप एरे ऑफ नॉन प्रिमिटिव है, तो आप एरे ऑफ नॉन प्रिमिटिव टाइप की वैल्यूज दोगे। बेसिकली बात कहें तो वैल्यू आप यहाँ पे इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स दोगे, यानी कि इसके इंस्टांस दोगे, इसके ऑब्जेक्ट्स यानी कि बनाने पड़ेंगे और उसको आप दे सकते हो, इसमें सेव कर सकते हो। यानी कि आप ऑब्जेक्ट बना दो, और किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना बहुत ही आसान होता है, जस्ट न्यू ऑपरेटर, उस क्लास का नाम और 2 ब्रैकेट्स, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा इससे। तो ये लाइन जो है क्या करेगी, ऑब्जेक्ट बना देगी आपके लिए, या इंस्टेंस बना देगी ये कह लो, और वो ऑब्जेक्ट आपको सेव कराना है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब हम उसको एरे में ले रहे हैं, एरे के 0th प्लेस पे, क्योंकि ये एरे की जो हर प्लेस पे किस तरह की वैल्यूज़ लेगा, इस तरह की, और इस तरह की वैल्यूज ही ये है, तो बस काम हो गया। और इतना ही नहीं, उसके बाद आप एक्सेस कर सकते हो कुछ इस तरीके से, लाइक अगर मुझे एक्सेस करना हो system.out.println, या यूँ छोड़ो, यूँ कहो कि लाइक माई कस्टम एरे के 0th प्लेस पर जो है वैल्यू, उस तरीके से मुझे गेट मिल जाएगी, ठीक है। अब उस वैल्यू मिल गई है, इसका मतलब इसकी जगह क्या आएगा, जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, ये मतलब इससे जो ऑब्जेक्ट बना के दिया गया था वो इसमें गया। अब मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जब मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो यहाँ असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इतना कंपाइलर जानता है। तो जब मैंने ऐसे लिखा तो उसको पता है मैं एक्सेस कर रहा हूँ, वैल्यू मुझे मिल गई, उस वैल्यू पर मैं डॉट ऑपरेटर लगा रहा हूँ। तो डॉट क्यों लगा रहा हूँ, बिकॉज मैं लगा सकता हूँ ना, इससे मुझे ऑब्जेक्ट मिला है ना, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मैं डॉट लगाऊंगा, और डॉट से मैं उस ऑब्जेक्ट यानी कि वो जिस टाइप का है, जिस क्लास का है, उस क्लास के इंस्टेंस मेथड्स को, वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता हूँ ना। और मेरी बात और सुन लो, जिन्होंने स्किप कर दिए होंगे मेरे कोर्सेज, बीच बीच में मैं ऐसी बातें बताता हूँ जो काम की होती हैं। लाइक अभी एक काम की बात बताता हूँ, एक क्लास का जो हमारी जो कोई क्लास है, कोई भी क्लास है, यहाँ पे भी एक क्लास है एरे ऑफ नॉन प्रिमिटिव, इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जाहिर सी बात है एरे बना रहा हूँ तो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और हर ऑब्जेक्ट का अलग मेमोरी होगी। ध्यान रखना, जैसे आप ऑब्जेक्ट बनाते हो उसकी अपनी अलग मेमोरी स्पेस होता है, और उस मतलब यूँ समझ लो इंस्टेंस वेरिएबल्स, इंस्टेंस मेथड, सबकी एक कॉपी होती है उसके पास। अगर मैंने दूसरा वेरिएबल बनाया,
मतलब जो एरे ऑफ नॉन प्रिमिटिव क्लास जो है, मैंने अपनी कस्टम क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो उसकी एक और मेमोरी बन जाएगी, और जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं वो सारे उसकी खुद की अपनी कॉपी है, यानी कि हर ऑब्जेक्ट के पास अपनी खुद की कॉपीज होती हैं, वो शेयरिंग नहीं करते। यानी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर आप इंस्टेंस वेरिएबल की किसी वैल्यू को चेंज कर रहे हो और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसमें भी चेंज हो गया होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो दोनों डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग मेमोरी में पड़े हुए हैं, दोनों के पास अपनी खुद की अलग अलग कॉपीज़ हैं, जो आप उनके स्कोप में ही उसको चेंज कर रहे हो। एक ऑब्जेक्ट को नहीं पता दूसरे ऑब्जेक्ट में क्या हो रहा है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे एक बात तो मैंने क्लियर कर दी। तो थ्योरी भी इंपॉर्टेंट होती है, तो मैंने जो बकवास करी जहन में रखना, या तो नोट कर लेना। तो मैं डॉट के थ्रू यहाँ पे लगा रहा हूँ स्टेटस इज ए मैथड, ठीक है। अब आप कहोगे कहाँ है, कहीं नहीं है भाई, बना देते हैं, कोई बात नहीं। अरे सुनो अरे यार एक ब्रेक वो कम पड़ गया ना, अरे भाई एक इसके लिए और एक इसके लिए, ठीक है। अब ठीक है, तो एक मेथड बना रहा हूँ, वॉइड है स्टेटस, इसमें सिस्टम डॉट println और हेलो वर्ल्ड, सिंपल, ठीक है। तो चलिए टेस्ट करते हैं कोड को एक बार। जावा सी अरे ऑफ नॉन, ओके, तो कोड हो गया रन, और इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। हेलो वर्ल्ड आप देख पा रहे हो, आराम से एक्सेस हो गया, चलो बढ़िया। तो बेसिकली ये जो लाइन है इक्विवेलेंट है इसके ऑब्जेक्ट डॉट स्टेटस, और ये ऑब्जेक्ट कहाँ से मिला, ये यहाँ पे बनाया गया था। जब ये न्यू ऑपरेटर के लगाया तो इसने दिया ओबीजे ऑब्जेक्ट, नाम समझ लो, लेट्स अज्यूम कर लो उस ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे रख दिया मैंने, वो ओबीजे चला गया इसके अंदर, उस फिर मैंने यहाँ से एक्सेस किया, मुझे ओबीजे मिला, ओबीजे पे डॉट लगाया, यानी कि डॉट स्टेटस, एंड दैट्स इट। बहुत सिंपल है। कोई भी डाउट हो, एंड अगर कोई डाउट आपके मन में आता है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, डाउट तो सबके मन में आता है। अगर डाउट ही नहीं होते तो गूगल ना होता ना आज। जी हाँ, अगर डाउट ही ना होते तो गूगल भी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं कर पाता। तो आपके पास डाउट है, कोई बात नहीं, आप गूगल पर सर्च करो, मुझसे पूछो, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स क्लियर करो, और आई एम डैम श्योर कि मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है। इतना भरोसा है मुझ पर, मुझे अपने आप पर। तो ठीक है, हमने कस्टम नॉन प्रिमिटिव के लिए एरेस देख लिए, और मैं एक और इनिशियलाइज कर देता हूँ आपके लिए, माई कस्टम एरे। चूँकि लैन 2 है तो एक खाली पड़ी है जगह, भाई वो भी स्पेस मेमोरी में ले ही रही है ना, तो दे दो। दैट्स इट। ओके, और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब भी हम न्यू ऑपरेटर से, मतलब ये न्यू कीवर्ड से कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, अंडर द हुड मेमोरी रिजर्वेशन होती है पहले तो, ठीक है। मेमोरी रिजर्व कर ली जाती है उस ऑब्जेक्ट के लिए, और बेसिकली उसको एक पॉइंटर दे दिया जाता है, रेफरेंस। जी हाँ, तो बेसिकली ये एक एड्रेस दे देगा जो इसमें स्टोर हो गया है। उस एड्रेस के थ्रू बार बार हम ऑब्जेक्ट करते हैं। तो एक कहानी मैं आपको बताऊं तो ऑब्जेक्ट इज जस्ट अ रेफरेंस, एक रेफरेंस है, वो ऑब्जेक्ट होल्ड करके रख रहा है एक रेफरेंस को, एक एड्रेस को, एक मेमोरी एड्रेस को। और टेक्निकली बताऊं तो, और लो लेवल पे बताऊं तो मेमोरी एड्रेस स्टोर कर रखा है, उस मेमोरी, उस कहाँ का एड्रेस, उस मेमोरी का जहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के लिए एक जगह बनाई गई थी। जब न्यू कीवर्ड यूज़ किया गया था, एक मेमोरी रिजर्व कर ली गई थी वहाँ पे सारे मेथड, ताकि जो भी इसके मेथड हैं, जिस भी टाइप का ये ऑब्जेक्ट बनाया गया है, उसके जितने इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, उसके जितने मेथड्स हैं, उन सबको रखा जा सके एक अलग जगह पर। वो मेमोरी बना के उसका रेफरेंस, उसका पॉइंटर, एक तरीके से अगर सी लैंग्वेज में आपने कभी यूज़ किया है तो उस पॉइंटर आपको पता होगा, यूँ समझ लो पॉइंटर दे दिया इसने उस मेमोरी का, तो वो पॉइंटर बेसिकली हम सेव कर रहे हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। चलिए अब टॉपिक क्या बचा है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। जावा की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, मैं हमेशा ऑफिशियल डॉक्स पे विश्वास करता हूँ, यहाँ वहाँ नहीं झांकता। देखो, इसमें एक क्लास है ऑब्जेक्ट नाम से, जावा वालों ने बना रखी है,
ठीक है, जिसका फुल पाथ है java.lang.object। जब आप पैकेज जान लोगे तो आप ये भी समझ जाओगे बेसिकली क्या है। फिलहाल इतना समझ लो, ऑब्जेक्ट एक क्लास है जावा में। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब भी आप खुद की क्लास बनाते हो ना, ऑटोमेटिकली वो इनहेरिट करती है इस क्लास को। जी हाँ, ऑब्जेक्ट क्लास को वो ऑटोमेटिकली, यानी कि इम्प्लिसिटली, आप एक्सटेंड तो नहीं करते, कीवर्ड यूज़ नहीं करते, लाइक आप ये नहीं लिखते कि माई क्लास एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, ये आपको लिखना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली होता है इस ऑब्जेक्ट को। इस यानी कि हर क्लास जो भी मौजूद है जावा में, या जो भी आप खुद से बनाओगे जावा में, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्लास को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनहेरिट करती ही है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर वो इसको इनहेरिट करती है सारी क्लास, तो हर क्लास के पास कुछ चीज़ें वो कोड कॉमन होगा, मतलब हर क्लास में कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, क्योंकि सारे के सारे इस क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। तो इस क्लास में जो कोड है वो सबके पास है। और वो क्या है, एक तो कंस्ट्रक्टर छोड़ो, सॉरी, मेथड्स। देखो, क्लोन मेथड, इक्वल्स, फाइनलाइज, गेट क्लास, हैश कोड, नोटिफाई ऑल टू स्ट्रिंग, वेट। देखो, रिटर्न है स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन। तो मतलब ये इतने सारे मेथड्स हैं, और इन सबको आप ओवरराइड भी कर सकते हो, ऑफ कोर्स, अगर आपको ओवरराइड करना है तो। बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट क्लास को यहाँ पे, वैसे मोस्ट ऑफ द क्लासेस टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करती हैं। क्यों करती हैं, ये शायद बात की बात है, ये हम वैसे पढ़ लो थोड़ा सा, इसमें कुछ खास नहीं है। देखो, ये बोल रहा है कि ये टू स्ट्रिंग मेथड है, रिटर्न स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन जनरल द टू स्ट्रिंग मेथड रिटर्न स्ट्रिंग दैट टेक्सचुअली रिप्रेजेंट दिस ऑब्जेक्ट। द रिजल्ट शुड बी कंसाइज बट इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेशन दैट इज इजी फॉर पर्सन टू बी रीड इज रिकमेंडेड। ठीक है। ये बोल रहा है कि हर सब क्लास को इसको ओवरराइड करना चाहिए, ये रिकमेंडेड है। द टू स्ट्रिंग मेथड फॉर क्लास ऑब्जेक्ट रिटर्न स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस दैट इज an operator and the instant hash code रिटर्न ब्ला ब्ला ब्ला। देखो, इसके बाय डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन ये रिटर्न करेगा अगर आप टू स्ट्रिंग मेथड लगाते हो हर किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट पर। जो कि मैं नहीं चाहूँगा ऐसा कुछ मिले, ह्यूमन रीडेबल होना चाहिए, तो मैं टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर दूंगा ताकि खुद का मैं कुछ बना सकूँ। बाकी ये सब होमवर्क समझ लो, खुद से देखना है, ये ज़रूरी नहीं है जानना बिल्कुल भी आपके लिए क्रैश कोर्स में, तो कम से कम। और देखो, इक्वल्स ऑपरेटर भी है, इक्वल्स एक मेथड है, इसका यूज़ आप करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रिंग क्लासेस में। ये क्या है कि वेदर इंडिकेट्स वेदर सम अदर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दिस वन। द इक्वल मेथड इंप्लीमेंट्स एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन नॉन ऑब्जेक्ट रेफरेंस। वाह, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। 11th की याद आ गई, 11th की मैथ्स की याद आ गई होगी आपको। उसमें रिलेशंस है ना, उसमें थे रिलेशंस के टाइप ही तो हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। थ्योरी है, बहुत सी थ्योरी है, तो पढ़ लेना इसको, ठीक है। बाकी मैं आपको भी बता रहा था कि ऑब्जेक्ट एक क्लास है और हर कोई इसको इनहेरिट करता है। अब देखो यार, हर कोई इसको इनहेरिट करता है, तो यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जो भी क्लास इसको, लाइक अभी टर्म्स में वापस चलते पहले, तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि चूँकि ये क्लास जो मैंने यहाँ बनाई, क्लास जिसका नाम है एरे ऑफ नॉन प्रिमिटिव, तो अभी मैंने बोला कि ये बिल्कुल एक्सटेंड करती है ऑब्जेक्ट क्लास को, यानी कि कुछ इस तरीके से आप एज्यूम कर सकते हो कि हो रहा है एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके से बात है, लेकिन हमें लिखना नहीं पड़ता है, ये ऑटोमेटिक होता है। तो उसके कुछ मेथड्स हमें इनहेरिट भी हो गए, अपना वो विरासत में मिले हैं। और कहने का मतलब ये है कि अगर जो एरे ऑफ नॉन प्रिमिटिव है, ये जो क्लास है, इसका जो इंस्टेंस होगा, यानी कि इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, वो ऑब्जेक्ट का भी तो ऑब्जेक्ट होगा। मैं पहला वर्ड जो ऑब्जेक्ट है वो रियल वाला ऑब्जेक्ट मैंने बोला है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो वर्ड बोला था वो क्लास का नाम बोला है, ठीक है। आप कंफ्यूजन मत हो, तो मैं ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ नहीं कर रहा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी हम ऑब्जेक्ट क्लास की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों, जो ऑब्जेक्ट मैंने वेरिएबल के लिए यूज़ करता हूँ और एक ऑब्जेक्ट सच्ची में क्लास का नाम है, तो दोनों क्लैश हो रहे हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो मैं अब ऑब्जेक्ट की जगह इंस्टेंस यूज़ करूँगा कुछ देर के लिए इस वर्ड को। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एरे ऑफ नॉन प्रिमिटिव का जो इंस्टेंस है वो ऑब्जेक्ट क्लास का भी तो इंस्टेंस है, क्योंकि देखो ये ऑटोमेटिक होता है। ये चीज़ मैंने आपको इनहेरिटेंस में नहीं बताई, देखा, कुछ चीज़ें मिस हो ही जाती हैं, लेकिन कुछ वो चीज़ें आपको निकल के आनी ही आनी है, क्योंकि सब इंटरकनेक्टेड है। अब ये चीज़ जो मिस हुई थी पिछले पार्ट में, इस पार्ट में मैं बता देता हूँ, इनहेरिटेंस का ही पार्ट था कि मैंने, अगर हमारी जो चाइल्ड क्लास है वो किसी क्लास को इनहेरिट कर रही है, किसी पेरेंट को,
तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो चाइल्ड क्लास का इंस्टेंस है वो पेरेंट क्लास का भी इंस्टेंस कहलाएगा। और जावा में अगर आपको ये चेक करना हो कि क्या ये कोई क्लास एक्स किसी क्लास वाई का इंस्टेंस है या नहीं, उसके लिए हमारे पास एक फैसिलिटी है, वो ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो इफ़ कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे। देखो इफ़ कंडीशंस ये अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, कुछ ज़्यादा मेजर पार्ट नहीं है जावा में इसके बारे में। वैसे हर लैंग्वेज में आपको मिल जाएगा इफ एल्स, तो अभी के लिए इतना जान लो। ये कुछ कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये इसके अंदर जो कोड ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज नहीं होता। तो इफ माई कस्टम एरे का जो ऑब्जेक्ट है जो बनाया है, दो हैं वैसे, कोई सा भी ले लो। इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास है, अगर ट्रू है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट, तो मैं ट्रू प्रिंट करा दूंगा, अदरवाइज ट्रू प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, आप एल्स इफ भी लगा सकते हो। यहाँ पे एल्स इफ लगाते हैं फटाफट, जस्ट हम चेक कर रहे हैं। और मैं ये भी चेक कर लेता हूँ क्या ये इंस्टेंस है आपका एरे ऑफ नॉन प्रिमिटिव का। अगर हाँ, नहीं एल्स इफ मत लगाओ क्योंकि दोनों का ही है, तो और इसमें से एक ही कंडीशन ट्रू होगी। एल्स इफ नहीं, एक सेपरेट इफ कंडीशन लगा दो। इंस्टेंस ऑफ एरे ऑफ, ठीक है कूल। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट मैं एक और प्रिंट ट्रू कर दूंगा, ट्रू। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला कि अगर कोई चाइल्ड है जिसने पेरेंट को एक्सटेंड किया है तो वो चाइल्ड क्लास, यानी कि अगर चाइल्ड क्लास का मैं इन फ्यूचर कोई ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस, ऑब्जेक्ट छोड़ो इंस्टेंस बनाता हूँ, तो अगर मैं चेक करूँ कि क्या वो इंस्टेंस जो मैंने इंस्टेंस बनाया है, क्या वो करंट क्लास जिस टाइप का क्लास का वो इंस्टेंस है उस क्लास का इंस्टेंस है। ऑफ कोर्स ये तो ऑलवेज ट्रू होगा, जिसका वो इंस्टेंस है उसका तो इंस्टेंस है। लाइक मैं उसका बेटा हूँ तो मैं उसका बेटा हूँ, ये तो ट्रू है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। खैर ये वाला तो ट्रू है डैम श्योर की, क्योंकि इसी का तो इंस्टेंस है यार। मैं चेक ये इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर मैं लगाता हूँ तो इससे ये ट्रू देगा रिटर्न में, अगर इंस्टेंस ऑफ ये इसका इंस्टेंस हुआ तो इसी क्लास का इंस्टेंस है, ये तो ट्रू है। बट मैं ये चेक कर रहा हूँ क्या ऑब्जेक्ट क्लास का भी इंस्टेंस है क्या ये, तो देखते हैं। अच्छा दोनों में से कौन सा ट्रू है वो पता करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, चलो ऑब्जेक्ट ट्रू एंड एरे ऑफ नॉन प्रिमिटिव ट्रू। तो कोड करते हैं कंपाइल एंड लेट्स सी। ओके, तो क्या बोल रहा है, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, इलीगल स्टार्ट कुछ हो गया क्या भाई, इलीगल स्टार्ट कैसे हो गया ये। क्या हो गया। ओके, तो भाई अभी पता चला यहाँ पे एक मुझसे कर्ली ब्रेसेस पता नहीं कब कैसे हट गया। ठीक है, तो रन करते हैं। अरे क्या हो गया ये। तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड और उसके बाद ऑब्जेक्ट ट्रू वाली स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हुई एंड एरे ऑफ नॉन प्रिमिटिव वाली भी एग्जीक्यूट हुई। तो यहाँ से मैं क्या बताना चाह रहा था कि जब भी कोई चीज़ कोई चाइल्ड पेरेंट को इनहेरिट करता है तो चाइल्ड का जो इंस्टेंस होता है वो पेरेंट का भी इंस्टेंस होता है। ठीक है, तो बोथ थिंग्स आर ट्रू। ये मैंने आपको क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया कि अगर कहीं पे कोई मेथड आप कॉल कर रहे हो, लाइक ठीक है जावा में कई कस्टम चीज़ें हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो आप कुछ चीज़ जावा में यूज़ करते हो, मैंने ये आपको क्यों बताया, दरअसल एरे लिस्ट में इसका रोल है।
तो ये जानकारी देनी चाहिए मुझे पड़ी, क्योंकि एरे लिस्ट में क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना आपको आना चाहिए, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक वो पढ़ना नहीं आएगा तो एरे लिस्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हम देखेंगे पहले, उसके बाद हम देखेंगे वो क्या क्या उसमें मेथड्स हैं, उसके पैरामीटर्स क्या हैं, और वहाँ पे आपको पैरामीटर्स में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा। और इसलिए मैंने बताया क्यों कि वहाँ पे क्यों वो चीज़ें लिखी हुई हैं, उससे पहले ये जानना ज़रूरी था कि क्यों ऑब्जेक्ट, अगर मतलब अगर मैं कोई भी क्लास बनाता हूँ, अगर मैं ये चेक करूँ क्या वो ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस है, तो ये हमेशा हर क्लास के लिए ट्रू होगा, बिकॉज हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती है, चाहे आप चाहो या मत चाहो। और बाकी वो खुद का इंस्टेंस तो होती है, तो ट्रू होगा ही होगा। ठीक है, ओके फाइन। तो चलो फिर एरे लिस्ट की ओर चलते हैं। एरे लिस्ट तो पहले मैं जावा की ऑफिशियल डॉक पे जाऊंगा। ओके, तो ये अच्छा, किसी भी क्लास के बारे में आपको जानना होता है तो आप क्या करते हो, आप गूगल पे पता क्या डालना है, एरे क्लास का नाम डालो, फिर क्लास डाल दो, फिर जावा डाल दो। तो पहले या दूसरे रिजल्ट में आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दिख जाएगा, उसका यूआरएल है docs.oracle.com। उसको आप खोलना, हर क्लास के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, प्लस क्लास का नाम डालो और जावा डाल दो साथ में। यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ क्या दिखा रहा है, ये बोल रहा है कि एरे लिस्ट। यदि एरे लिस्ट ये एक्सटेंड करता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक्सटेंड करती है एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन को, एंड ऑफ कोर्स एब्स्ट्रैक्ट कलेक्शन ये एक्सटेंड करती है ऑब्जेक्ट को, मतलब अल्टीमेटली हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को तो एक्सटेंड करती ही करती है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इग्नोर करो अभी, ठीक है, वो हम मैंने आपको बताया नहीं है, तो वो चीज़ें तो अभी इग्नोर कर सकते हो। ओके, तो मैं बता दूं एरे लिस्ट क्या है। बेसिकली देखो एरे क्या है, एरे में एरे लिस्ट का आविष्कार क्यों हुआ मैं आपको बताता हूँ। देखो एरे जो लिस्ट है, मतलब आपके पास अभी तक हम एरे के साथ डील कर रहे थे, तो एरे के साथ प्रॉब्लम ये पड़ गई कि भाई वो तो है फिक्स लेंथ वाले बंदे, ठीक है। मतलब आपको जब आप खुद ही सोचो ना, एरे बनाते समय कंस्ट्रक्ट करते समय हमेशा हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको साइज देना पड़ता है कंस्ट्रक्शन के टाइम। या तो साइज दे दो खुद से कितना साइज है, एंड बाद में आप इन फ्यूचर कभी भी प्रोग्राम में इनिशियलाइज कर सकते हो एरे को, बट आपको पहले बताना तो पड़ेगा ही कि उसका साइज क्या है कंस्ट्रक्शन टाइम पे। यानी कि कोड कंपाइल करने से पहले ही आपको राइट करना पड़ेगा। एंड ये तो बिल्कुल भी रियल वर्ल्ड वाला सीन नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट डेटा, राइट। मतलब डेटा पता है, लेकिन डेटा कितना है ये हमें हमेशा पता ही नहीं रहता है। मतलब रियल वर्ल्ड में कुछ भी आप बनाते हो तो हमें इन फ्यूचर हमें पता थोड़ी कितना डेटा यूजर से आने वाला है, या जहाँ से भी आप डेटा लोगे, तो हमें ये कभी पता नहीं चलता ना कि डेटा कितना है, कितना आ रहा है, एंड इन फ्यूचर कितना बढ़ेगा ये। और भी डेटा, जाहिर सी बात डेटा तो बढ़ता ही है। तो इस केस में एरे जो सिंपल एरेज थे, चाहे प्रिमिटिव के लिए बनाए या नॉन प्रिमिटिव के लिए, वो काम नहीं करे। मतलब खुद ही देख लो भाई, उनको तो हमें कोड कंपाइल करने से पहले ही बताना पड़ता है कि कितने साइज का एरे बनाना है, मतलब कितने एलिमेंट्स उसके अंदर जाएंगे। और हमें चाहिए कि भाई हम जो है, हमें नहीं पता यार कितने एलिमेंट्स चाहिए, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए ना, कुछ ऐसा डेटा चाहिए, मतलब कि एरे की तरह ही कुछ चाहिए, जहाँ पे जाहिर सी बात है एरे में दिक्कत बस उसके साइज को लेकर है। वो अगर उसका एक बार साइज हमने बता दिया कंपाइलर को, वो जो बताना पड़ता है, इन फ्यूचर उसको हम ना तो घटा भी सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल स्टैटिक हो गया, वो साइज बता दिया, आपको पत्थर की लकीर होगी। या तो कोड में चेंज करो, फिर कोड को रिकम्पाइल करो, अदरवाइज कोड कंपाइल कर दिया तो आप उस साइज को ना तो बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो, यानी कि तो दिक्कत है। अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसका साइज बढ़ भी जाए, अपने आप घट जाए, अपने आप बढ़ जाए, यानी कि इनिशियली वो छोटा ही हो, क्योंकि एंड इनिशियली फिर वो उसमें जैसे जैसे मैं डेटा ऐड करूँ वो ऑटोमेटिकली उसका साइज़ बढ़ता जाए, ग्रो करता जाए, ठीक है। मुझे ये ज़रूरत ना पड़े बताने की उसका साइज़ कितना है, कितना उसका होना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसा चाहिए, यानी कुछ डायनेमिक फीचर ढूंढ रहा हूँ, यानी कि उसकी डायनेमिकली उसकी मेमोरी बढ़ती जाए और डायनेमिकली श्रिंक भी हो जाए। यानी कि अगर उसमें से डेटा हटा दूँ तो मेमोरी से, मतलब लाइक अगर वो 4 बाइट मेमोरी घेर रहा है, वो टूल जिसकी मैं तलाश में, तो 4 बाइट घेर रहा है, अभी 4 बाइट का डेटा उसने होल्ड कर रहा है। अगर उसमें इन फ्यूचर 8 बाइट का डेटा डालता हूँ तो वो 8 बाइट तक अपने आप को बढ़ा ले, और अगर मैं 4 बाइट इन फ्यूचर में से हटा दूँ तो वो 4 बाइट श्रिंक हो जाए अपने आप, ठीक है। तो ऐसा कुछ, यानी कि एरे जिसको रिसाइज किया जा सके, जो डायनेमिक लेंथ का हो, उसको
हमने जावा में क्या किया, मतलब ज़रूरत पड़ी भाई, जावा जिन्हें बनाई उन बंदों की टीम ने, उन्होंने देखा कि यार ऐसी चीज़ की ज़रूरत है यार, ठीक है, हमें भी और लोगों को भी, तो क्यों ना बना दिया जाए कुछ ऐसा डेटा टाइप ही कस्टम नॉन प्रिमिटिव। तो उन्होंने बना दिया एरे लिस्ट, एक क्लास बना दी कस्टम डेटा टाइप। बेसिकली क्लास जब भी हम बात करते हैं क्लास बना दी, उसका मेन और सोल पर्पस तो यही होता है, कस्टम डेटा टाइप बना दी जिसका आप यूज़ कर सकते हो। तो वही है, तो एरे लिस्ट नाम से लिस्ट इंटरफेस का इम्प्लीमेंट करता है, तो फलाना ठिकाना करता है वो छोड़ो, अभी इंटरफेस मैंने पढ़ाया नहीं है तो वो पढ़ेंगे बाद में। तो फिलहाल इतना जान लो, रिसाइजेबल, ये एक रिसाइजेबल एरे है, ठीक है, जिसके और इसके कुछ मेथड्स हैं, कुछ क्या बहुत मेथड्स हैं, और कुछ इसकी फील्ड्स भी हैं, कंस्ट्रक्टर भी हैं, ठीक है। चूँकि ये एक कस्टम एरे है और तो इसको इनिशियलाइज जो है, मतलब इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट नहीं है, इसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन पार्ट नहीं है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन पार्ट में तो यही हो रहा था ना कि वहाँ पे साइज बताया जा रहा था एरे का, यहाँ पे ये चीज़ ही नहीं है, यहाँ पे ये डायनेमिक है, हम तो हमें वी डोंट नीड टू टेल और कंपाइलर की इसका इतना साइज है। जब ये वाला पार्ट ही खत्म हो गया तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट भी खत्म कर दिया हमने, और इसमें सिंटैक्स भी अलग है, मतलब इसको जैसे क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं सिमिलर वैसे भी, क्योंकि एरे लिस्ट एक क्लास ही है, तो अभी तक हमने क्लास के ऑब्जेक्ट जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। इस क्लास का नाम एरे लिस्ट है, सिंपल, और ये इसके 3 कंस्ट्रक्टर हैं। सबसे पहला जो हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कंस्ट्रक्ट एन एम्प्टी लिस्ट विद एन इनिशियल कैपेसिटी ऑफ 10। समझ रहे हो, ये एक एरे लिस्ट, ये एक एरे बना देगा, ठीक है, जिसकी जो इनिशियल कैपेसिटी होगी वो 10 होगी, यानी कि इनिशियल साइज़, अब आप समझ गए होंगे कि एरे लिस्ट का जो इनिशियल साइज़ होता है वो 10 होता है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। तो पढ़ा करो यार, चीज़ें पढ़ोगे ना समझ में आएगी बहुत सारी चीज़ें। अब ये कहीं नहीं बताएंगे आपको, मिस कर देंगे कि एरे लिस्ट की इनिशियल कैपेसिटी पता ही नहीं हमें, यहाँ देखो छोटी बात लिखी है, ये तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। एक दूसरा है कि एरे लिस्ट में कंस्ट्रक्शन, जब हम एरे लिस्ट बनाएं तो कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, कलेक्शन एक्सटेंस ई। ये तो बहुत ही कहोगे, आप कहोगे क्या ये कॉम्प्लिकेटेड है भाई, कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ दो, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्रैश कोर्स है, जितना ज़रूरत है उतना ही सिखाना है, बाकी तो एक्सपीरियंस के साथ सीख जाओगे आप, मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक बार पुश मिल गया तो। उसके बाद तीसरा देखो, तीसरा ठीक है, तीसरा ठीक ठाक लग रहा है, समझ में आ रहा है कि इसमें कंस्ट्रक्टर में इन टाइप की वैल्यू जा रही है और इनिशियल कैपेसिटी, ओके, मतलब कि एक इंटीजर दे सकते हैं हम इसमें, जिसमें एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगी। एम्प्टी लिस्ट बार बार बोल रहा है, देखो अब एरे भूल जाओ, ये एरे लिस्ट बन गया है तो हम लिस्ट बोलेंगे, अब एक तरीके से लिस्ट होगी ऑर्डरिंग में, ठीक है, और इसको अब इनके एलिमेंट्स को, इस लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस करना, इसमें कुछ ऐड करना थोड़ा डिफरेंट है जो ऑर्डिनरी एरेज थे उनसे, कैसे अभी बताएंगे। फिलहाल ये देख लो कि ये बोल रहा है कि एम्प्टी लिस्ट बना देगा ये विद स्पेसिफाइड इनिशियल कैपेसिटी, इनिशियल, ठीक है, यहाँ पे भी आपने जो वैल्यू दी है इससे इनिशियल कैपेसिटी तय हो जाएगी, उसके बाद अगर आपका डेटा बढ़ता घटता है तो उसके हिसाब से अपने आप को बड़ा और घटा रखने की क्षमता रखता है, तो इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। और इसके जो मेथड्स हैं, ऑफकोर्स इसमें मेथड्स हैं और मेथड बहुत सारे हैं। देखो पहला मेथड ऐड अपेंड द स्पेसिफाइड एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट। जी हाँ, इस एरे लिस्ट में कुछ भी ऐड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड दिए गए हैं। पहला मेथड है ऐड। अब आप कहोगे 2 मेथड ऐड नाम से, जी हाँ, अभी हमने यार ओवरलोडिंग जानी थी क्या होती है, सेम नेम के मेथड हो सकते हैं क्लास के अंदर, तो सेम नेम के 2 मेथड हैं, बट इनमें आर्गुमेंट्स का देखो ना डिफरेंस है, एक में ई टाइप का ई जा रहा है एंड एक में इंडेक्स जा रहा है और फिर ई टाइप का एलिमेंट जा रहा है। एंड व्हाट द हेल इज इट ई? अगर मैं ई पे क्लिक करूं तो ये ई क्या है? थोड़ा सा मैं ई के बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ, इनकी खुद की मुँह ज़बानी में, ऑफिशियल डॉक में दिखाता हूँ अभी आपको। ओके, तो मैंने सोचा नहीं, मैं नहीं बता रहा आपको, ये मैं आपको एक साथ ही बता दूंगा, इसका अलग टॉपिक होगा जेनेरिक टाइप्स, तो उसमें बाहर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल इतना जान लो अभी के लिए कि ये ई टाइप का मतलब है कि ये लिटरली कुछ भी ले सकता है। जी हाँ, आप इसके अंदर इंटीजर डाल सकते हो, या मतलब आप इसके अंदर मैं
और शॉर्ट में बोलूँ तो आप इसके अंदर किसी भी डेटा, मतलब किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो, चाहे वो प्रिमिटिव चाहे नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव मतलब कि कुछ भी भाई, चाहे खुद का आपका बनाया गया कस्टम डेटा टाइप हो या जावा के खुद के कस्टम डेटा टाइप हो, कुछ भी, ठीक है। एंड मतलब ये ठीक है। और हम खुद ई का यूज़ करेंगे अपने, मतलब ई का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ये ई है क्या, मतलब क्या है ये, और ई कैसे बताता है कि कुछ भी आ सकता है इसमें, और क्या इसके जैसे और भी कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जिनका स्पेशल मीनिंग है जावा में। तो मैं कहूँगा हाँ, और उसको हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए ये समझ लो कि इस ऐड मेथड के आर्गुमेंट में मैं कुछ भी दे सकता हूँ एज अ एलिमेंट। और यहाँ दूसरा ऐड है, इसमें आप मैं इंडेक्स दे सकता हूँ कि यार है कि किस इंडेक्स में मैं उस एलिमेंट को ऐड कराना चाहता हूँ, और फिर एलिमेंट ऐड ऑल में आप फ्रेंड्स देखो, ऑल ऑफ द एलिमेंट्स स्पेसिफाइड कलेक्शन टू द एंड ऑफ दिस लिस्ट इन द ऑर्डर दे आर रिटर्न बाय दिस स्पेसिफाइड कलेक्शंस इटरेटर। ओके, ये जानने की जरूरत नहीं है, अभी कलेक्शन हमने पढ़ा नहीं है तो अभी छोड़ो इसको। ऐड ऑल कलेक्शन छोड़ो इसको। क्लियर, ओके। क्लियर क्या है, रिमूव ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम दिस लिस्ट, ये आपकी जो एरे लिस्ट है पूरा खाली कर देगा उसको। ये क्लोन, ये आपकी एरे लिस्ट की एक कॉपी बना देगा, ठीक है। एंड कंटेन्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे। ओके, तो हाँ कहाँ पे थे यार सॉरी, एक काम आ गया था। तो ओके, कहाँ पे थे, क्लियर क्लोन, हाँ क्लोन भाई, ये एक एरे लिस्ट के इंस्टेंस की क्लोन करके आपको एक नया इंस्टेंस दे देगा एरे लिस्ट का, ठीक है। एंड मतलब उसकी कॉपी कर देगा ये। इसमें एक अच्छा, इसमें एक वर्ड दिख रहा है आपको, शैलो कॉपी। दरअसल कॉपी दो तरह की होती है, डीप एंड शैलो। बाय डिफ़ॉल्ट जावा में कुछ भी क्लोन आप करते हो तो जैसे कि ये जो क्लोन मेथड है, अब चूँकि ये एरे लिस्ट है तो ऑब्जेक्ट का जो क्लास है उसको ये ओवर मतलब एक्सटेंड करता ही है, और उसमें ऑब्जेक्ट क्लास में हमने क्लोन मेथड देखा था एक, राइट। तो उसी को ही ओवरराइड करता है और कुछ नहीं अपने हिसाब से। इस इंस्टेंस का एक कॉपी बना के दे देगा आपको। एंड दिस शैलो कॉपी क्या है बेसिकली, देखो रिटर्न टाइप इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि रिटर्न, देख रहे हो रिटर्न टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। एंड आप इसको एरे लिस्ट के इंस्टेंस में होल्ड कर सकते हो, बिकॉज ऑब्जेक्ट तो कहीं भी होल्ड कर सकते हो, बिकॉज जो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का मतलब जो ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस है चाहे एरे लिस्ट का इंस्टेंस है, दोनों एक ही बात है। कंटेन्स रिटर्न टू दिस लिस्ट कंटेन द स्पेसिफाइड एलिमेंट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ले रहा है, यानी कि लिटरली यहाँ पे आप किसी भी तरह का डेटा टाइप दे सकते हो, क्योंकि वो सारे के सारे डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करते ही करते हैं। तो यहाँ पे एक स्पेसिफाई ना लिख के कि यहाँ पे इंट दे हो या फ्लोट दो, आप एलिमेंट किसी भी टाइप का दे सकते हो। उसके बाद ensure capacity, increase the capacity of this array list instance if necessary to ensure that it can hold at least the number of elements specified by the minimum capacity argument, ठीक है। तो समझ ही गए होंगे, इसमें मिनिमम कैपेसिटी मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। देखो ऐड और गेट दो मेजर मेथड्स हैं इसमें। ऐड से ऐड करते हैं एलिमेंट्स को, और गेट से हम किसी भी इंडेक्स का नंबर देके उसको वैल्यू गेट कर सकते हैं। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे सकते हैं और उसका रिटर्न ले सकते हैं कि वो लिस्ट में उसका नंबर क्या है, ठीक है। अभी देखेंगे इसको। इज़ एम्प्टी, क्या ये एम्प्टी है, ये जो एरे लिस्ट है क्या इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है, ये चेक करेगा और बूलियन रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। इटरेटर, ये अभी हमारे काम की चीज़ नहीं है, ठीक है। रिमूव, ऐड गेट और ये रिमूव, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे कुछ है तो उसको मैं रिमूव कर सकता हूँ, या आप ऑब्जेक्ट भी दे सकते हो तो ये उसको रिमूव कर देगा। उस पहली अकरेंस देखो क्या बोल रहा है, रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट इफ इट इज प्रेजेंट, अदरवाइज नॉट। ओके, सो रिमूव ऑल, रिटेन ऑल, सेट फैट, ठीक है, रिप्लेस द एलिमेंट। अच्छा, ये सेट है, ये आपका पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर कोई एलिमेंट अपडेट करना हो तो ये स्पेसिफाइड एलिमेंट से रिप्लेस कर देगा। ये साइज मेथड आपको जस्ट एम्प्टी आर्गुमेंट है, कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, बस ये मतलब सॉरी रिटर्न करेगा इंटीजर, देख सकते हो, और ये मतलब आपके साइज बताएगा आपके एरे लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं। एंड सब लिस्ट है, आप इंडेक्स दे सकते हो, लास्ट इंडेक्स दे सकते हो, उतने इंडेक्स से उतने इंडेक्स तक ये लिस्ट दे देगा। ये सब आपको एक्सपेरिमेंट करना है कुछ, लेकिन कुछ मेथड्स में यहाँ पे आपके सामने करके दिखाने वाला हूँ। और अगर आपको इस एरे लिस्ट को एरे में बदलना है तो ये आपको दे देगा एरे कंटेनिंग ऑल ऑफ द एलिमेंट्स इन द लिस्ट इन द प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट एलिमेंट, यानी कि रिटर्न टाइप इसका देखो ऑब्जेक्ट
टाइप का एरे है, यानी कि ऑब्जेक्ट जहाँ भी ऑब्जेक्ट लिखा है समझ लो एक जेनेरिक चीज़ लिखी है, मतलब किसी भी टाइप का हो सकता है ना, क्योंकि हर टाइप ऑब्जेक्ट टाइप को तो मतलब हर क्लास हर ऑब्जेक्ट को तो एक्सटेंड करती ही करती है, तो कोई भी फिट हो जाएगा, किसी भी टाइप का फिट हो जाएगा यहाँ पर डेटा माल पानी। ओके फाइन देन, चलिए तो कुछ करते हैं। ओके देखो जो यहाँ पे लिख भी रहा है, ऑब्जेक्ट से जो मेथड इनहेरिटेड हुए हैं वो है फाइनलाइज, गेट क्लास, नोटिफाई, नोटिफाई, वेट। अच्छा सॉरी, क्लोन मैंने गलती कर दी है। अच्छा क्लोन वाला ऑब्जेक्ट में नहीं था, एक मिनट, था कि नहीं था, देखना पड़ेगा। था तो क्लोन, अच्छा वो हाँ सही सही है, वो ओवरराइड कर दिया होगा ना इसने, इनहेरिट करके ओवरराइड किया, तो इसलिए दिखा नहीं रहा है यहाँ पे। ओके फाइन, वैसे ओवरराइड वाले मेथड्स दिखाने तो चाहिए थे, इन्हें अलग से दिखाएं नहीं। ओके वेल कोई बात नहीं। वेल फाइन, चलो एरेलिस बनाते हैं, कुछ खेल खेलते हैं एरेलिस के साथ। आपको ये कोड तो याद ही होगा पिछली वीडियो से। रुको यार पानी पी के आऊँ पहले। चलिए तो बनाते हैं कुछ मज़ेदार चीज़। तो भाई देखो जो यहाँ पे एक ही सेविंग अकाउंट है यार, कोई ना कोई आए यार, क्या ही करें, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे फ़िलहाल एक ही सेविंग अकाउंट चूँकि बनाया है मैंने, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड में तो एक सेविंग अकाउंट नहीं होगा ना, तो यहाँ तो हमें मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो लेट्स से तो वो तो जब जैसे जैसे मतलब एक फुल फ्लैज सॉफ्टवेयर होगा तो उसके अंदर तो भाई ऑप्शन होगा ऐड का ऑप्शन होगा, तो हर ऐड पे एक सेविंग अकाउंट ऐड कर दिया जाएगा। यहाँ वो मैं नहीं करने वाला ऑफ कोर्स, तो मुझे बस आपको एरे लिस्ट ही समझानी है। तो एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीपल्स खुद ही अपने हाथों से बनाने पड़ेंगे, खुद से मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो माई सेविंग अकाउंट SA2 सेविंग अकाउंट दूसरा ये न्यू सेविंग अकाउंट बना रहा हूँ यहीं पे, ठीक है। और इसमें टाइप में सेविंग और नाम इसका राम एंड अकाउंट नंबर कुछ भी, ठीक है, एंड इनिशियल अमाउंट 4000 रुपीज़। ओके ये क्या हो गया, ओके 4000, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस लाइन। सो हमारे पास, ठीक है, मैं दो में ही आपको दिखाता हूँ, चलो छोड़ो यार, फिर आप कहोगे यार लोकेश भाई कंजूस हैं। तो मैं एक और सेविंग अकाउंट बना रहा हूँ आपके लिए, और श्याम बंदा है जो ये, इसको थोड़ा सा अमीर कर दो हैं, 20,000 यार, ठीक है, इसको 20,000 रुपये दे दिए, लो मौज कर दो यार, और बता। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सेविंग अकाउंट हो चुके हैं, ठीक है। अब भाई देखो इनको मेंटेन कैसे करेंगे, मतलब एक जगह देखो, मैंने अगेन आपसे बोला था एरेस के केस में। अब देखो जब भी आपको एरे का मतलब कभी भी आपके मन में एरे का ध्यान में आए एरे यूज़ करने का, तो हमेशा क्या मन में आना चाहिए कि एरे लिस्ट यूज़ करनी है अपन लोग को। भाई एरे यूज़ नहीं कर सकते रियल वर्ल्ड में, तो यहाँ तो मुझे पता है 3 अकाउंट है, बट रियल में तो नहीं पता ना, रियल में तो ऐड होते रहेंगे अकाउंट और डिलीट भी होते रहेंगे भाई, किसी को खाता बंद कराना हो खुलवाना हो, तो ऐसे में तो एरे लिस्ट काम आएगी सारे खातों को इकट्ठे रखने के लिए। अब देखो हमें इन खातों को एक जगह रखना है, जैसे मुझे बॉल्स एक जगह रखनी थी तो एरे बना दिया, वैसे इन खातों को एक जगह रखना है, तो कुछ हमारे पास है एरे, बट एरे यूज़ नहीं करेंगे, उसका अल्टरनेटिव एरे लिस्ट जो डायनामिक फीचर है उसमें डायनामिक रिसाइजिंग का, तो वो हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो एरे लिस्ट बनाने का जो तरीका है, सिंटैक्स है, वो इस तरीके से है। पहली बात तो देखो एरे लिस्ट एक क्लास है सबसे पहली बात तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम लिखते हैं, क्या है क्लास का नाम, एरे लिस्ट। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को नाम देते हो एक, तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ ना, तो अकाउंट्स, इसमें अकाउंट्स है। और उसके बाद न्यू ऑपरेटर यूज़ करते हो, या न्यू कीवर्ड, सॉरी मैं बार बार ऑपरेटर बोल देता हूँ, ठीक है, मिस्टेक हो जाती है, कीवर्ड
न्यू कीवर्ड, फिर अगेन आप क्लास का नाम देते हो, कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो विद 2 ब्रैकेट्स, एंड अगर कंस्ट्रक्टर में कुछ देना है तो दे दो। अगर वहाँ पे मतलब अगर मांग रहा है वो रिक्वायरमेंट है, अभी देखा हमने इसके 3 कंस्ट्रक्टर हैं, उनमें से एक जो है वो खाली है, तो खाली दे दो, कुछ नहीं दे रहे हम खाली में, ठीक है, खाली पीली। अब क्या ये कोड कंपाइल हो जाएगा? ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अभी सुनो मेरी बात, आपने एरे लिस्ट बनाई है, ठीक है, मैंने आपसे बोला था एरे लिस्ट में किसी भी तरह की चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है, बट अभी क्या इस लाइन को देखकर आपको लग रहा है कि किन तरह की चीज़ें इसमें स्टोर की जाएंगी? ऑफ कोर्स नॉट। मतलब आपको पता है ना ये सेविंग अकाउंट आपको स्टोर करना है, कंपाइलर को पता है कि आपको सेविंग अकाउंट स्टोर करना है, मतलब सेविंग अकाउंट टाइप का डेटा आपको स्टोर करना है इसमें। ऑफ कोर्स नहीं पता उसको, कैसे बताओगे? उसको बताने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ करनी पड़ती है, आपको ये 2 ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन कुछ इस तरीके से डायमंड बन गया है, ठीक है, उसके बीच में आपको लिखना पड़ेगा टाइप, किस टाइप के लिए आपने ये एरे लिस्ट बनाई है। तो इसमें टाइप में सेविंग अकाउंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को या वेरिएबल्स को या इंस्टेंस को, जो भी कह लो, डेटा को, इस तरह उसका टाइप सेविंग अकाउंट का है, तो वो मैं यहाँ स्टोर करने वाला हूँ, बस इतना ही, ठीक है, इतना कर देना और लाइव झिंगा लाला। उसके बाद आपको क्या करना, अच्छा ये इंटरेस्टिंग चीज़ जो आई है ये क्या है? थ्योरेटिकल तो मैंने बता दिया कि ये बताने के लिए है कि यहाँ पे मैं इस टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करूँगा फ्यूचर में जब भी मैं करूँगा, तो लेकिन क्या है ये? मन में सवाल तो उठ रहा होगा ना, ऐसा थोड़ी मुंह से मैंने बोल दिया, मतलब भाई टेक्निकली क्या चीज़ है, और क्या हम भी ऐसा कुछ बना सकते हैं अपने क्लासेस में? भाई ये तो कस्टम क्लास ही दें, क्या हम अपनी खुद की कस्टम क्लासेस में भी इस तरह से ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं? भाई एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया गया है, बट जैसे कि अब तक हमने किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाए थे उनमें ये चीज़ नहीं आई थी, ये ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन क्या है, ये इसके बीच में क्या लिख दिया? थ्योरेटिकली तो यहाँ एरे लिस्ट में लिखना पड़ता है ये बताने के लिए कि भाई टाइप क्या है, किस टाइप की वैल्यूज़ ये सेव करेगा, बट क्या है बेसिकली ये टेक्निकली आप कैसे कर सकते हो इसको? आप खुद की क्लासेस में ऐसा कैसे कर सकते हो, है ना? खुद की क्लास जब आप बनाते हो तो उसमें ऑब्जेक्ट बनाते समय अपनी क्लास का, लाइक यहाँ पे एक सेविंग अकाउंट का ऑब्जेक्ट बना रहा था, तो क्या इसमें भी इस तरीके से किया जा सकता था कुछ? मतलब यहाँ ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर मान लो ऐसा कुछ बना रहे हो जिसमें ज़रूरत पड़े, तो क्या ये है क्या और कैसे कर सकते हैं? तो ये भी हम देखेंगे, डोंट वरी। अगर टाइम बचा आज की वीडियो में तो देख लेंगे, वैसे बचेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग भी कवर करना है, उसके बाद तो पैकेज भी देखने हैं, तो टाइम नहीं बचेगा। अगली वीडियो में इसको करेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करूँगा, टेंशन मत लो। जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो मैं बताऊँगा आपको, जो आपके मन में दुविधा उत्पन्न करेगी, लाइक ये बार बार आप यूज़ करोगे एंड्रॉयड में भी ये चीज़, तो क्या है आपके मन में डाउट ना रहे, तो मैं इसको भी क्लियर कर दूँगा। अभी के लिए भाई प्लीज़ इसको बस ऐसे ही जान लो कि क्यों लिखा है मैंने। एंड उसके बाद आप अकाउंट्स जो ऑब्जेक्ट है इसका एरे लिस्ट का, आप इसके थ्रू इस लिस्ट में चीज़ें ऐड कर सकते हो। डॉट ऑफकोर्स ऑब्जेक्ट, इस एरे लिस्ट क्लास के मेथड्स को एक्सेस करना है, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट ऑपरेटर लगाकर उसके बाद मेथड नेम कर, है ना? ये तो ये तो हम करते ही आ रहे हैं शुरू से, इतना तो पता ही होगा। तो इसमें आप देखो ई टाइप का ले रहा था ये, वहाँ पे जो पैरामीटर है, अभी ई क्या है ये भी इससे जुड़ी बात है, तो ये साथ ही में बताऊँगा। पहले इतना जान लो, इस ई का मतलब इतना था कि किसी भी टाइप का यहाँ पे कोई भी डेटा टाइप दे सकते हो, किसी भी टाइप का डेटा दे सकते हो, ठीक है, चाहे वो सेविंग अकाउंट टाइप का ही क्यों ना हो। तो सेविंग अकाउंट टाइप का डेटा हमारे पास है सेविंग अकाउंट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट तो ये हो गया। उसके बाद अकाउंट्स डॉट एड SA2, राइट। उसके बाद अकाउंट्स डॉट ऐड, अच्छा मैंने एक प्रोजेक्ट वो क्या कहते हैं मन में आया है मेरे, वो बनाऊंगा मैं, ठीक है, जब मैं जावा क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पूरा बेस खत्म कर दूंगा, तो उसके बाद एक प्रोजेक्ट बनाएंगे रियल वर्ल्ड का। उसमें पता है क्या प्रोजेक्ट में हमारा ये होगा कि हम जो हमारा ब्लॉगर है, वेबसाइट अगर आपकी है, अगर नहीं है तो बना लेना, कुछ पोस्ट ऐड कर लेना, या अदरवाइज आप किसी भी ब्लॉग, ठीक है, किसी भी ब्लॉग को टेस्ट कर सकते हो। अगर आपका ब्लॉग नहीं है तो मेरा ब्लॉग टेस्ट कर लेना, ठीक है, अपना ही समझो बस, आपका नहीं, ठीक है, मेरा है कोई मुझसे PM में डोमेन मत मांगने लगे जाना, ठीक है। तो मैं अपनी ब्लॉग पर एक्सपेरिमेंट करूंगा, इसके लिए जावा की एप्लीकेशन बनाएंगे, एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, या यूँ कह लो प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। प्रोग्राम क्या करेगा, उस जावा के आर्टिकल्स को फैच करेगा एंड उसको स्क्रीन पर शो करेगा,
या यूँ समझ लो फैच करेगा उसको, हम किसी फाइल में सेव करा लेंगे, जो जो मन में आए करा सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ रियल वर्ल्ड का लग रहा है, क्योंकि सेम चीज़ अगर आपने मान लो मुझे एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनानी हो तो सेम थ्योरी अप्लाई हो सकती है। कुछ चीज़ें अलग होंगी, ऑफकोर्स जब एंड्रॉयड में आप जाएंगे तो वहाँ पे लाइब्रेरीज अलग हो सकती हैं, कुछ चीज़ें करने का तरीका अलग हो सकता है, अब एल्गोरिदम यही रहेगी, चीज़ यही रहेगी, ठीक है। तो काफ़ी मदद मिल जाएगी। और मैं सोच रहा हूँ अपनी वेबसाइट के लिए एक ऐप बना दूँ खुद का ऑफिशियली, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ वो भी बनाऊँ, तो मेरी भी हेल्प हो जाएगी। मैं प्रोजेक्ट बनाऊँगा जावा में तो कई चीज़ें मुझे आसान हो जाएगी वहाँ पे करने के लिए, एंड्रॉयड में जब मैं उसको रीराइट करूँगा तो चलिए कहाँ पे थे, SA3, SA2, SA3 एंड देखो एंड्रॉयड के लेक्चर स्टार्ट करेंगे जब हमारा जावा क्रैश कोर्स पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो एंड्रॉयड की जो भी रिक्वेस्ट आ रही है कमेंट्स में प्लीज़ अभी के लिए थम लो, कर लो रिक्वेस्ट, लेकिन अभी पूरी नहीं कर पाऊँगा, ठीक है यार, सॉरी। तो चलो भाई 3 एलिमेंट ऐड कर लिए हैं, तो अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कुछ चीज़ें। देखो अगर आपको लाइक फॉर आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पे, जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ, सॉरी पेस्ट इसको कर दिया मैंने यहाँ, ठीक है, इसको कमेंट में डाल दिया। तो अगर मुझे एरे लिस्ट में इंटीजर्स सेव कराने होते तो मैं क्या करता यहाँ पे, सिर्फ इतना करता, यहाँ पे मैं यहाँ बता यहाँ पे डेटा टाइप आपको बता देना है कि किस टाइप की वैल्यूज़ को आप सेव करने वाले, बस इतना ही और कुछ नहीं, चाहे वो प्रिमिटिव हो चाहे नॉन प्रिमिटिव हो। और आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि इसकी रिटर्न वैल्यू क्या होगी। ऑफिशियल डॉक में जाकर देखो इसका रिटर्न वैल्यू क्या होगी, गैस करो, 3 होगी कि नहीं, बिकॉज 3 एलिमेंट्स हैं तो इसका साइज़ 3 कहलाएगा। और क्या चीज़, हाँ ठीक है। एंड अब कुछ चीज़ें लाइक ऐड मेथड देख लिया, गेट मेथड भी देख लो। अगर आपको अकाउंट्स डॉट गेट किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपको चाहिए तो आप इंडेक्स दो, लाइक 0, स्टार्ट 0 से होता है, उस इंडेक्स की आपको ये ऑब्जेक्ट ला के दे देगा। एंड देखो कंपाइलर पहले ही रन जब कोड होगा ना यहाँ से स्टार्ट होगा रन कोड होना, यानी कि मल्टीपल डॉट जब आप लगाओगे एंड दिस इज नेम, ठीक है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ देखो कुछ इस तरीके से लिखा x.y.z, जब भी कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है एक से ज़्यादा डॉट, देखो x.y का मतलब भाई यहाँ तो ऑब्जेक्ट होगा, ज़ाहिर सी बात है, फिर यहाँ डॉट लगा के या तो उसका मेथड या तो उसका वेरिएबल एक्सेस करने की कोशिश की जा रही है। बट अगर मैं एक और डॉट लगा दूँ तो इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से x से y एक्सेस होगा, यानी कि अकाउंट से डॉट गेट मेथड कॉल होगा, और डॉट गेट मेथड जब कॉल होगा तो उसका जो रिटर्न में आएगा, ठीक है। तो पहले तो x.y ये रिजोल्यूशन होगा, तो ये कुछ इस तरीके से दिख जाएगा जब ये रिजोल्व हो जाएगा। x.y का जो भी रिटर्न में मिलेगा, लाइक मान लो अल्फ़ा के लिए कुछ है मेरे पास नहीं है, बहुत शर्म की बात है। xy चलो z ले लो, z.y, अरे नहीं यार ये y को लिखा मैंने z, ठीक है। रिटर्न में मुझे मिल गया मान लो p.z, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, फाइनली रिजोल्व हो जाएगा ये जो भी z का रिटर्न में मिलेगा मुझे। तो बात समझ रहे हो, अगर मल्टीपल डॉट्स हैं, लाइक एक से ज़्यादा डॉट्स हैं और कुछ में चेनिंग कर दी है कॉल करके, तो सबसे पहले x जो भी है, x यहाँ पे क्या है अकाउंट्स के थ्रू मैंने y एक्सेस किया डॉट लगाकर, y यहाँ पे गेट मेथड है बेसिकली, ये मेथड मैंने जो अकाउंट्स जो कि बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है लिस्ट टाइप का, लिस्ट में जो एक मेथड है गेट, उसको एक्सेस करने की कोशिश की है डॉट लगा के। तो फिर गेट मेथड जो भी रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा भाई, मैंने अभी आपको बताया गेट में आप इंडेक्स दो तो ये आपको रिटर्न देता है जो भी उस इंडेक्स पे सेव है। उस इंडेक्स पे क्या सेव है, जो पहले 0 पे मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया था, सेविंग अकाउंट, जी हाँ, आपके वहाँ पे ऑब्जेक्ट सेव है जो कि इस टाइप का है। तो मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया, और जब अगेन एक ऑब्जेक्ट मिला है तो ऑब्जेक्ट पे फिर दोबारा उसी ऑब्जेक्ट पे जो मिला है, यानी कि जो मुझे ये सेविंग अकाउंट मिल गया है उस पर डॉट लगा दिया मैंने, और डॉट लगा के उसके कुछ भी एक्सेस कर सकते हो नेम, तो समझ रहे हो ना।
तो आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। ओके, सो लेट्स टेस्ट करते हैं इसको। फिलहाल कोड को रन करते हैं, इतना ही। जावा सी, अच्छा कुछ एरर आ रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि एरे लिस्ट ये सिंबल फाइंड नहीं कर पा रहा है। ऑफ कोर्स नहीं कर पा रहा है, बिकॉज आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। अगर आपने कभी भी किसी लैंग्वेज में अपने हाथ साफ किए हैं तो आपको पता होगा, अपने आपको जो मॉड्यूल्स हैं, पाइथन की बात करूँ तो वहाँ पे आपको मॉड्यूल्स इंपोर्ट कराने पड़ते हैं। सी लैंग्वेज की बात करूँ तो वहाँ पर हेडर फाइल्स इंक्लूड करानी पड़ती हैं। सिमिलरली जावा में कुछ भी एक्स्ट्रा आपको चाहिए, कुछ कस्टम चीज़ चाहिए या कुछ भी लैंग्वेज से कुछ ऐसा चाहिए जो डिफ़ॉल्ट में नहीं आता है, वो आपको इंपोर्ट कराना पड़ता है। कुछ इस तरीके से इंपोर्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद पूरा पैकेज नेम, फुल क्लास का क्लासीफाइड, मतलब फुल क्लासीफाइड, मतलब फुल एब्सोल्यूट पाथ क्लास का देना पड़ता है। ये बेसिकली क्या है ये भी पता चल जाएगा जब हम पैकेजेस देखेंगे तो। ओके, क्या बोल रहा है, मेन डॉट जावा यूज अनचेक्ड एंड अनसेफ ऑपरेशन रिकम्पाइल विथ। चलो रिकम्पाइल देखते हैं भाई, क्या बात हो गई। लेंट अनचेक्ड, ओके, तो क्या वार्निंग आ गई है यहाँ पे। ये न्यू बोल रहा है रिक्वायर्ड। अच्छा सॉरी, मैं तो भूल गया। तो वैसे कोड आपका चल जाएगा, लेकिन तब भी बेस्ट प्रैक्टिस है यहाँ पे। आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा सेम चीज़ जो वहाँ दी है, तो दे देना। ओके, अब कोड को कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं, सिंपल। तो लास्ट की लाइन देखो जो नई ऐड हुई थी, 3 साइज तो 3 है, अब बहुत सा लोग प्रिंट हो रहा है, तो सब बढ़िया चल रहा है, मतलब गया मक्खन। तो एक मेथड देख लेते हैं, इंडेक्स ऑफ, ठीक है। इंडेक्स, मैं किसी का इंडेक्स पता कर सकता हूँ, लोकेशन, लिस्ट में उसकी लोकेशन। लाइक मैं इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन पता करना चाहूँ तो, नहीं मुझे दिख रहा है यहाँ पे तीसरी है, बट मतलब तीसरी है, मतलब इंडेक्स के हिसाब से 0 1 2 है। वैसे नंबर 3 है, लेकिन 0 से स्टार्ट होता है तो 2 कहलाएगा। लेकिन मुझे दिख रहा है, बट हमेशा थोड़ी दिखेगा कोड में। डेटा जब बड़ा हो जाएगा तब क्या मुझे क्या पता कौन सी लोकेशन पे ऐड हुआ है भाई। तो ऐसे लोकेशन कैसे पता कर सकता हूँ मैं, सिंपल जो है इसका एक मेथड है एरे लिस्ट का, इंडेक्स ऑफ। आप जस्ट उसको ऑब्जेक्ट दे दो जिसका मतलब उस एलिमेंट, वो एलिमेंट दे दो बेसिकली। एलिमेंट इसके अंदर मैं SA3 अगर दे दूं जो कि सेव है, उसका मुझे लोकेशन ला के देगा कि किस नंबर पे ऐड हुआ है। तो चलो कोड कंपाइल करो पहले एंड उसके बाद रन करो। तो ये बोला है 2 0 1 2, जैसा कि हमने पता ही थी। ओके, तो गेट, देखो गेट में क्या है कि गेट में मैं इंडेक्स दे सकता हूँ, बट गेट का एक और है, नहीं गेट का एक और था ना, ओके ठीक है, गेट में एक ही मेथड है। ओके। तो इससे क्या पता चला भाई, मान लो किसी, अगर मुझे मेरे पास ऑब्जेक्ट है और मुझे पता नहीं इंडेक्स, देखो अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को चाहिए तो आपके पास एक ही मेथड है गेट, बस गेट ही एक मेथड है जिससे आप पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो उस एरे लिस्ट में। बट अगर आपको नहीं पता कि उसका इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स पता कैसे कर लोगे, यहाँ से कर लोगे, इंडेक्स ऑफ मेथड लगाओगे, ऑब्जेक्ट दोगे और आपको इंडेक्स मिल जाएगा। देन उस इंडेक्स को इसमें दे देना, आपको मतलब आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। ओके, एक मेथड है इसमें कंटेन्स, मतलब कुछ मेथड है जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करते हैं। इफ कंडीशन लगाते हैं, एक मेथड है जो कि जिसकी रिटर्न वैल्यू है, या इफ कंडीशन छोड़ो, यहाँ सिंपल मैं प्रिंट करा ही दूंगा, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट अकाउंट्स डॉट कंटेन्स, एक मेथड है इसमें। ये ऑब्जेक्ट लेगा और ये देखेगा कि मतलब बेसिकली ये एलिमेंट लेता है और अगर देखेगा कि पूरी लिस्ट में कहीं वो एलिमेंट है या नहीं, अगर नहीं है तो ये आपको फॉल्स देगा, अगर वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो ट्रू देगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे SA2 दे दूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या SA2 इसके अंदर है, SA2 सेविंग अकाउंट टाइप का जो ऑब्जेक्ट बनाया था क्या इसमें एग्जिस्ट करता है पूरी लिस्ट में कहीं, अगर है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स।
ट्रू, जैसा कि हमें पता ही थी। ठीक है, ओके, आई होप गाइस इट्स क्लियर एरे लिस्ट के बारे में। वैसे एरे लिस्ट बहुत हम यूज़ करेंगे जब एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाते हैं ना, तो आप भाई साहब एरे लिस्ट यूज़ करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। जब भी आप रिसाइकल रिव्यू बनाओगे उसमें एरे लिस्ट यूज़ होनी ही होनी है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि देख पा रहे हो, ये इसके ऊपर जो क्लास लिखी है ये इसको इनहेरिट करता है। और ये हमारे पास वाओ लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स है ना। तो स्ट्रिंग के हमारे स्ट्रिंग में इतने सारे कंस्ट्रक्टर हैं जो सारे के सारे यूज़ कोई नहीं करता। कुछ एक आधे हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करेंगे। बाकी यहाँ देख लो इसके मेथड्स हैं। देखो आराम से यार, देखो एक ही है। आप ऐसा करो, मेथड खुद से टेस्ट किया करो, ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे कुछ जो कुछ मैं बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी बहुत हैं यार, बहुत सारे हैं। एक एक करके कुछ कुछ देखेंगे जो मुझे लगता है कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ आपने जाना कि स्ट्रिंग भी एक कस्टम क्लास ही है बेचारी जावा में, जो कि जावा वाले बंदों ने बना रखी है, जिसका आप यूज़ कर सकते हो आराम से। सो गाइस एक नई क्लास बनाते हैं माई स्ट्रिंग नाम से, ठीक है, फटाफट। और माई स्ट्रिंग और वही बॉयलर प्लेट यहाँ पे जो भी हम लिखते आए हैं तक, ठीक है। अब तो आप समझ ही गए होंगे इस स्ट्रिंग आर्क्स का मतलब बेसिकली ये एरे ही है। और इस एरे में होता क्या है ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, और करेंगे बाद में, ठीक है, अभी छोड़ो। तो देखो भाई, स्ट्रिंग बनाने का तरीका क्या है। स्ट्रिंग वही डेटा टाइप लिखो, पहले टाइप हमारा स्ट्रिंग, एंड उसके बाद वेरिएबल को एक नाम दिया जाता है। यहाँ पे स्ट्रिंग एक कस्टम क्लास है तो उसको मैं ऑब्जेक्ट बोलूँगा। वेरिएबल से अच्छा ऑब्जेक्ट ज़्यादा बेहतर वर्ड है यहाँ पे। एंड देखो स्ट्रिंग बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप स्ट्रिंग का कंस्ट्रक्टर यूज़ करो, या आप डबल क्वाट्स यूज़ करते हैं यहाँ पे। और फिर बस जावा में, मतलब जावा को पता है, उन्होंने फीचर दिया है। आप मतलब स्ट्रिंग ही एक ऐसी क्लास है, और कोई क्लास नहीं है, जिसका ऑब्जेक्ट आप बिना न्यू के भी बना सकते हो। जी हाँ, स्ट्रिंग ऐसी ऐसी क्लास है जहाँ पे आप न्यू कीवर्ड का यूज़ करें बिना ही इस क्लास का इंस्टेंस बना सकते हो। जस्ट डबल क्वाट दो एंड आप यहाँ पे कंटेंट डालो माई हेलो वर्ल्ड, एंड दैट्स इट। जावा इसका टेक केयर करेगा, वो अपने हिसाब से ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ऑब्जेक्ट बनाएगा मेमोरी में, फिर उसका रेफरेंस इसमें सेव हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहे, माई हेलो वर्ल्ड इसके अंदर सेव नहीं हो रहा है। बेसिकली माई हेलो वर्ल्ड कहीं मेमोरी में सेव है, उसको रेफरेंस करने वाला पॉइंटर या एड्रेस वो इस माई एस टी आर में है। तो माई एस टी आर बेसिकली ऑब्जेक्ट है, इट्स जस्ट अ रेफरेंस। ये रेफरेंस कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन को जहाँ पे माई हेलो वर्ल्ड कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स बेसिकली वो रेफरेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे आप वेरिएबल और ऑब्जेक्ट में आप अंतर समझ में आ रहे हो, ठीक है। वेरिएबल्स तो वेरिएबल्स जो हैं मतलब प्रिमिटिव्स के, जो वो डायरेक्ट मेमोरी मतलब डायरेक्ट वैल्यू सेव करते थे। जो नॉन प्रिमिटिव है वो ऑब्जेक्ट्स हैं, दे आर रेफरेंसेस। वो रेफरेंस कर रहे हैं, किसी मेमोरी में पॉइंट कर रहे हैं जहाँ पे ओरिजिनल डेटा पड़ा हुआ है। अब ठीक है, ये मेरा स्ट्रिंग है, तो यहाँ स्ट्रिंग बन गया। या तो आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, माई एस टी आर न्यू स्ट्रिंग, जैसा कि ऑर्डिनरी क्लासेस होती हैं उनका इंस्टेंस बनाते हैं, यहाँ पे आप डेटा दे सकते हो, माई सेकेंड हेलो वर्ल्ड। और एक बात बताता हूँ आपको, अगर एक बार आपने स्ट्रिंग बना दिया तो आप उसका कंटेंट चेंज नहीं कर सकते। दे आर इम्यूटेबल, ठीक है। दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल, यानी कि दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इम्यूटेबल्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका डेटा आप चेंज नहीं कर सकते, और म्यूटेबल जिनका आप चेंज कर सकते हो। स्ट्रिंग बेचारा इम्यूटेबल है, यानी कि आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपने इसमें वैल्यू डाल दी, ऑब्जेक्ट बना लिया, तो दैट्स इट। प्रोग्राम के पूरे प्रोग्राम में वही वैल्यू रहने वाली है, आप उस कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते। और अगर आपने ऐसा करने की गुस्ताखी की तो मैं बता दूं क्या होने वाला है फिर। देखो एक मिनट यार, ओके। तो अभी याद आया, सॉरी, मैं स्ट्रिंग बफर से इसको वो कर रहा था, सही, ठीक है।
अब ये चीज़ याद आई मुझे कि हाँ, इसमें चेंज नहीं कर सकते, वो तो मैंने सही कहा। दरअसल आप चेंज करने की कोशिश भी नहीं कर सकते। अब इसमें एक कंफ्यूजन ये हो जाती है कि बंदे क्या करेंगे। अब भाई मैंने बोला कि आप माई एस टी आर जो है बन गया, ठीक है, वैल्यू इसमें डाल दी। अब क्या मैं इसको चेंज नहीं कर सकता? वो बंदे, अगर बंदे ने जो है चेंज करने करके देखा, इसमें डाल दिया अब न्यू वैल्यू, और उसका कोड कंपाइल हो जाएगा। पता है क्यों, कैसे? दरअसल मैंने आपसे अभी बोला, ये जो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है, ये वैल्यूज के अंदर नहीं जा रही है। ये वैल्यू कहीं मेमोरी में पहले सेव होती है, वहाँ पे बनता है मेमोरी, पूरा इसके लिए रिजर्व होती है। वहाँ से इसको मेमोरी एड्रेस उठा के इसको रेफरेंस, बेसिकली ये जहाँ पड़ा है उस ओरिजिनल डेटा को रेफरेंस करता हुआ एक मेमोरी एड्रेस इसके अंदर चला जाता है। इसको रेफरेंस बोलते हैं जावा में। यूँ समझ लो, सी लैंग्वेज में इसको पॉइंटर ही बोलेंगे और कुछ नहीं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जो माई एस टी आर है वो एक पॉइंट, जस्ट पॉइंट कर रहा है कहीं मेमोरी में, जहाँ पे ओरिजिनली पड़ा हुआ है एक स्ट्रिंग न्यू वैल्यू, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि आप स्ट्रिंग के डेटा को चेंज नहीं कर सकते। डेटा मतलब, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने न्यू वैल्यू कहीं मेमोरी में स्टोर हो गई। अब आप न्यू वैल्यू की जगह आप चाहो तो इस मेमोरी में, अब आप सोच रहे हो कि मैं न्यू वैल्यू की जगह अब डाल दूँ एक नया स्ट्रिंग ओल्ड वैल्यू, तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि मेमोरी एड्रेस जो है जहाँ पे न्यू वैल्यू सेव है, उसी सेम मेमोरी एड्रेस पर अगर आप चाहो कि न्यू वैल्यू की जगह ओल्ड वैल्यू डाल दूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हाँ, ये काम हो सकता है कि न्यू वैल्यू को यहीं छोड़ दूँ। न्यू वैल्यू तो यहीं है क्योंकि इसको तो चेंज नहीं कर सकते, बट मैं माई एस टी आर को एक नया लोकेशन दे सकता हूँ पॉइंट करने के लिए। एक नई लोकेशन पे वो पॉइंट करेगा। न्यू वैल्यू अब भी वहीं है जहाँ वो था, ये स्ट्रिंग अब भी वहीं पड़ा है जहाँ वो था। बात समझ रहे हो? बट मैंने क्या किया, रास्ता चेंज कर दिया थोड़ा सा। अब ये भाई साहब वहाँ प्रिंट नहीं करते, मतलब कुछ इस तरीके से मैंने लोकेशन ही चेंज कर दी। ऊपर से ये मैंने यहाँ पे रास्ता कट किया। मैंने कहा भाई यहाँ से तू यहाँ आ जा, और फिर यहाँ पे एक नई मेमोरी लोकेशन दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नया माल पानी पड़ा है, उसको पॉइंट कर दूँ, ठीक। तो मैंने क्या कहा, तो आप इसके रेफरेंस को चेंज कर सकते हो। ऑफ कोर्स ये जिसको रेफरेंस कर रहा है ये किसी और को रेफरेंस कर सकता है, पर जिसको ये रेफरेंस कर रहा था वहाँ पे जो वैल्यू पड़ी उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो आई होप इट्स क्लियर, ठीक। तो न्यू वैल्यू अब भी वही है। तो अब आप कहोगे यार अब ये क्या करेंगे, अगर मतलब ये नई चीज़ को पॉइंट कर रहा है, अब इसको तो कोई पॉइंट ही नहीं कर रहा है, तो इसका क्या होगा? क्या ये मेमोरी वेस्ट जाएगी? जी नहीं। यहाँ पे रोल आता है जावा का एक गार्बेज कलेक्टर। वो भाई साहब वो प्रोग्राम को बनाया गया स्पेशलाइज इसीलिए, वो ये चेक करता रहता है कि कुछ भी डेटा को, मतलब कोई भी ऐसी मेमोरी लोकेशन तो नहीं है जिसको कोई रेफरेंस ही नहीं कर रहा है। देखो इस मेमोरी को ये रेफरेंस कर रहा था, यानी कि पॉइंट कर रहा था, तो रेफरेंस का वो पॉइंट को एक ही बात है। लेकिन अब मैंने क्या कर इसको बदल दिया, यहाँ पे इसको ये पॉइंट कर रहा था इस मेमोरी लोकेशन को, लेकिन यहाँ पे एक नया मेमोरी में न्यू वैल्यू कहीं सेव हुआ एंड उसको अब ये माई एस टी आर पॉइंट कर रहा है। तो अब ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, और इसको कोई और पॉइंट भी नहीं कर रहा था, सिर्फ इसी ही कर रहा था, और अब ये भी नहीं कर रहा है। तो जावा जो गार्बेज कलेक्टर है वो देखेगा ओहो इस मेमोरी को कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, तो इस मेमोरी को कर देगा क्लीन, तो आपकी मेमोरी बचत कर ली उसने। तो मस्त है ना। सी लैंग्वेज में क्या है, आपको खुद से मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट करना पड़ता है, बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो मौज आ गई? जी हाँ, मौज आ गई। स्ट्रिंग के बारे में कुछ इस तरह की बातें करनी थी मुझे आपसे, तो मैंने कर दी है यहाँ पे, बढ़िया, मौज आ गई। चलो अब स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड्स हैं, मैं चाहता हूँ कि आप खुद से उसको करो, और वीडियो समाप्त हम कर लेते हैं। मैं सोच रहा था कि अभी मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, तो स्ट्रिंग वैसे कोई हार्ड नहीं है, मैं थ्योरेटिकली बताऊँ तो कुछ जो मेजर चीज़ें हैं। देखो जैसे कि कैर एट, एक आप इंडेक्स दो तो उस पर जो कैर है वो कैर दे देगा ये, ठीक है। और मैं बताता हूँ कौन कौन से यूज़ होते हैं। यहाँ पे टू स्ट्रिंग्स कंपेयर कर सकते हो, कंपेयर टू स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट पे, और ये आपको ये देगा इंटीजर वैल्यू। आप इसके बारे में जान लें खुद से ही। कॉनकैट, अगर आपको कोई स्ट्रिंग जोड़ना हो तो नया स्ट्रिंग यहाँ पे मेथड में आर्गूमेंट में दो, रिटर्न में नया स्ट्रिंग दे देगा आपको जोड़ के। एंड कंटेन्स,
आप कुछ कैर सीक्वेंस मतलब कंटेंट्स आप स्ट्रिंग दे सकते हो बेसिकली, क्योंकि स्ट्रिंग भी कैर सीक्वेंस को इम्प्लीमेंट करता है, तो दैट्स द वाई। बेसिकली ये समझ लो, ये कैर सीक्वेंस भूल जाओ, कंटेंट्स मेथड है, इसके अंदर कोई स्ट्रिंग दो, ये आपको बताएगा कि वो सब स्ट्रिंग उस ओरिजिनल स्ट्रिंग में है या नहीं है। कॉपी एंड्स विद, क्या वो एंड होता है किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग से, ये सब आप टेस्ट करोगे, प्रॉमिस करो टेस्ट करोगे, ठीक है। ये सारे इतने सारे हैं, सब इंग्लिश में लिखे हैं यार, बस इस पर क्लिक करो, इसके बारे में जानकारी लो, पैरामीटर रिटर्न्स क्या करता है, पूरी जानकारी से लिखिए, थोड़ा सा मेहनत करो प्लीज़, ठीक है। ये आप पे छोड़ रहा हूँ, इसके सारे मेथड्स आपको देखने हैं, टेस्ट करने हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो, एरर हो, प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करना। एंड टाटा बाय बाय, सी यू लेटर। एक मिनट, सी यू लेटर, हाँ ठीक है, सी यू लेटर। मैं जो पैकेज बचा है, मेरे ख्याल से पैकेज ही बचा है, ओके, तो सिर्फ पैकेज ही बचा है, तो इसको हम कल वाली वीडियो में शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान से, कल पैकेज से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं बचेगा हमारे पास, कल पैकेज और इंटरफेस देख लेंगे हम, और उसके बाद टाइम बचा तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी देखेंगे, मतलब बहुत अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। ये तीसरा लेक्चर है, तो चौथे से, और मैंने कहा था आप 4-5 लेक्चर होंगे, क्योंकि मुझे अंदाज़ा था इतना तो कि 4-5 में निपट जाएगा, तो कल 4 में शायद निपट जाए, नहीं निपटा तो 5 तक ले जाएंगे बस। उसके बाद एक छठा लेक्चर होगा, उसके अंदर एक रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल लेंगे। अगर वो छठे में 1 या 1.5 घंटे में नहीं बनेगा मेरे ख्याल से, तो नहीं बनेगा, मैं चाहता हूँ कि आपके सामने लाइव बनाऊँ, बना के ना दिखाऊँ, तो लाइव बनाऊंगा तो 2 लेक्चर वो भी ले लेगा, प्रोजेक्ट के लिए अलग मैं दे दूंगा 1-2 लेक्चर, कोई बात नहीं। बाकी क्रैश कोर्स तो 4 से 5 में निपट जाएगा, डोंट वरी। तो बाय, टाटा, सी यू। अच्छा हाँ, लाइक और कमेंट कर देना, कोई सजेशन कुछ भी तो प्लीज़, बाय।